हर चीज़ देख लीजिए। अब तो मत जाओ, पढ़ने का रेस्ट नहीं जरूर। देखा सुना देख के पड़ गया। आ गए सारे? सारे काम आ गए। कितने बजे तक आएंगे सर? लग रहा है 9 साढ़े 9 तक आ जाएंगे। 9 साढ़े 9 तक। कोई फायदा नहीं। हाँ करो। कर रहे हैं। हेलो जैसे बच्चा आया बोलना शुरू लगेगा बहुत सारा पढ़ रहे हो। टेस्ट कब का रखे? सैटरडे। सैटरडे का। कंपटीशन पढ़ लिया? अब रेजिडेंशियल भी पढ़ लो। ठीक है, कंपटीशन और रेजिडेंशियल दोनों। सर आप गिफ्ट बताएं। हाँ तो गिफ्ट तो है ही। गिफ्ट को क्यों कंसीडर करते हो तुम लोग? मेरे को समझ नहीं आता। गिफ्ट तो आएगा ही। गिफ्ट जैसे होगा ना, अभी सर मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने। खाने के बाद जो सौंफ खाते हो ना, खाने के बाद सौंफ खाते हो, तो वैसे ही होता है गिफ्ट। ठीक है क्या? गिफ्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वैसे नहीं है। सर अभी साढ़े में टेस्ट कॉलेज सेंटर में चल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने। अभी तो तुम कह रहे हो सब कुछ पढ़ लिया कौन कह रहा है? 92 मार्क्स आए थे है? ये कैसा पढ़ लिया सर आप तुमने? बस अभी रिवीजन करने का भी टाइम। 92 मार्क्स आ गए। अभी रिवीजन करने का टाइम नहीं है, बस कल परसों में आ नहीं रहा। सर आप फिर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा यार। देखो फिर ऐसे तो ऐसे सोचो कि सर शेड्यूल दो तो दो चैप्टर हो जाएगा ना, दो शेड्यूल टेस्ट। किसका? फिर ऐसे एचपी और रेसिडेंशियल का एक बार ले लीजिएगा सर। एचपी और रेजिडेंशियल का। हाँ, कंप्यूटेशन गिफ्ट का एक बार हो गया, 2 टेस्ट हो जाएगा ना सर। हाउस प्रॉपर्टी ले लो। चलो ऐसे कर। चलो ऐसे कर लो। हाउस प्रॉपर्टी था। चलो ठीक है, तो मतलब कंप्यूटेशन में पूरा कर लो। हाँ। चलो कंप्यूटेशन ही पहला कर लो और गिफ्ट कर लो। ठीक है, ठीक है, खुश हो? अगली बार नहीं खुश करेंगे तो। ठीक है क्या? हाँ अगली बार से सैलरी डाल देते। टेस्ट मिलता रहेगा, टेंशन मत लो तुम्हें। और एक और बात जान लेना मेरे टेस्ट की, या क्योंकि टैक्सेशन में मेरे को चाहिए पूरा आंसर ठीक। या तो आंसर ठीक होगा या तो आंसर गलत होगा। वो तो एक्सपेक्ट मत करना कि वही वो वाले नंबर मिलेंगे। Step कौन से वाले? Step स्टेप मार्किंग। ठीक है, क्योंकि मुझे स्टेप मार्किंग नहीं चाहिए तुम्हारी। सर आता नहीं है। ठीक है क्या? नहीं, मुझे आता ही नहीं है देना स्टेप मार्किंग। ठीक है, टैक्सेशन में स्टेप मार्किंग भूल जाओ। हाँ, ऊपर से कैसे भी करो, नीचे अगर आंसर सही है, ऐसा भी नहीं नीचे पूरा आंसर सही है तो पूरा ऊपर चेक तो किया ही जाएगा। बीच में से अगर तुम्हारा डिफरेंस, अगर 2 और 2 प्लस करके तुमने 6 लिख दिया है और 6 आंसर सही है, ठीक है ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का आंसर देख के कितना आ रहा है। यही होगा। और कोशिश करना किसी से पूछना नहीं है, किसी से कुछ नहीं करना और अपना ही करना है। अपने आप को जज करना है, जितना अपने आप को जज करोगे उतना ठीक है। नंबर से कुछ नहीं है, मार्क्स वगैरह से कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेपर में भी ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ, लास्ट फाइनल एग्जाम में भी ऐसे हो सकता है तुम्हारे साथ। फिर तुम एक बात नहीं समझ में रोते आया। बैठोगे तुम लोग। सर जब इंसान सीए बन जाता है उसके बाद क्या क्यों बोलता है जब मैं सर ऐसे ही कर क्या? लिए मजे में सीए कर लिया। किसने बोला मुझे? एक दो बच्चा मिला सीए करने के बाद वो बोला ऐसे ही मजे में कर लिया। हाँ तो वो कह रहा है कि वो मजे तुम देखोगे ना, तभी तो तुम्हें
मजे मजे में मतलब का उनका मतलब है अच्छी लगी, क्योंकि वो बन गए ना, उनको जर्नी अच्छी लगी। समझ में, उनका मतलब ये है, उनको जर्नी अच्छी लगी क्योंकि वो बन गए हैं। ठीक है, जिनके नहीं बनते ना, जो नहीं बनते उनसे पूछो कितने मजे। उनके पास बैठ भी मत जाना। क्योंकि देखो चक्कर क्या है ना, वो अगर कुछ अच्छा भी बोलेंगे ना तुम लोग सुनोगे नहीं, यार खुद तो कर नहीं पाया, हमें बोल रहा। सर ऐसे ही बोल रहे थे, मजे मजे में हो गया, करने का मन नहीं था, बस ऐसे ही कर लिया। बस ऐसे होता है। तुम भी बोलोगे बात, हम भी ऐसे ही बोलेंगे। तुम भी बोल देना। हाँ। सर मैं तो बोलूँगा डायरेक्ट जो पढ़ता ही नहीं था, ऐसे ही मजे मजे में। देखो अभी कुछ मत बोलो तुम लोग कि मैं सर लगा नहीं सर, नहीं स्लो हो रहा है। क्या नहीं शो हो रहा? क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया? आ गया ना। चलिए, अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था? सो वेलकम एवरीवन, टैक्सेशन में सुनील राउत के शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास जो है वो सेकंड क्लास है, किसकी? सैलरी। तो सैलरी का थोड़ा बहुत बता दो जल्दी से मेरे को। सैलरी मतलब, सैलरी में हमने क्या क्या कवर कर लिया था? सबसे पहले बोलो बेसिक, सारे के सारे बोलेंगे टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल वाला। बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, दूसरा डीए फुल्ली टैक्सेबल, तीसरा कमीशन, चौथा बोनस टैक्सेबल है क्या? फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा, फिर इसके बाद अपन ने क्या चीज़ पढ़े थे? हाँ, फीस। हाँ, फिफ्थ में अपना फीस पढ़ी थी हमने बोला क्या बोलो उसको, वो भी टैक्सेबल होगी। ठीक है, चलो यहाँ तक तो अपना ये चीज़ पढ़ लिया था हमने। और फिर हमने बोला था कुछ अलाउंसेस के बारे में पढ़ा था हमने, अलाउंसेस के बारे में पढ़ा था। तो अलाउंसेस के बारे में सबसे पहला 3 चीज़ में डिवाइड होता है अलाउंसेस, जल्दी से बताओ। फुल्ली टैक्सेबल, पार्शियली टैक्सेबल, और फिर इसका आ जाएगा फुल्ली एग्जम्प्ट वाला आ जाएगा। ठीक है क्या? अच्छा, फुल्ली एग्जम्प्ट वाला आ जाएगा। फुल्ली टैक्सेबल वाला जो है वो पूरा का पूरा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले पार्शियली टैक्सेबल और यहाँ पर फुल्ली टैक्सेबल। इसमें 2 कैटेगरी थी। इसमें एक तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर बेसिस पे, और एक है एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कुछ भी लेना देना नहीं है। एक्सपेंडिचर से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस पर क्या दी गई है? हमें लिमिट दी गई है। ठीक है क्या? और फुल्ली एग्जाम तो पता ही है आपको। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें इसका मतलब क्या था, बोलो जल्दी से, क्या था हमारा? छोटा तिवारी उधर है जल्दी से बोलो। सी, हाँ, कन्वेंस, ट्रैवलिंग। ये ट्रैवलिंग था या ट्रांसपोर्टेशन था? पक्का ना? हाँ, ट्रैवलिंग था। ट्रांसपोर्टेशन सर दूसरे वाले में था। ये क्या है? यूनिफॉर्म, वेरी गुड। ये डेली अलाउंस, ये हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक एंड रिसर्च अलाउंस। ठीक है क्या? और अगर मैं बात करूँ लिमिट्स की, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर आपको मिला है 100 रुपीज़ पर मंथ आ जाएगा। हॉस्टल अलाउंस मिला है 300 रुपीज़ पर मंथ मिला है। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पर अंडरग्राउंड अलाउंस मिला है 800 रुपये पर मंथ मिला है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ट्रेवल एरिया अलाउंस मिला है, ट्रैवल एरिया में 200 रुपये पर मंथ हो गया तुम्हारा। और अगर हम बात करें यहाँ पर कहाँ डिसेबल वाला का, डिसेबल वाले को क्या बोलते हैं? 3200, वो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डिसेबल वाले को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलाउड है किसको? ओनली डिसेबल पर्सनस को, यानी कि उसको आ जाएगा पर मंथ। आज कोई और होगा तो, नॉर्मल होगा तो उसको मिला है, मिल सकता है नहीं मिल सकता? हाँ, घर से आने के लिए और आने से क्या ना, घर से ऑफिस आने के लिए और ऑफिस से घर जाने के लिए उसको मिल सकता है अलाउंस, लेकिन उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर मैं बोलूँगा ड्राइवर अलाउंस की अगर बात करें, यहाँ पर बोलो ड्राइवर अलाउंस की अगर बात करें तो 70% ऑफ सच अमाउंट आ जाएगा। और 10,000 विच एवर इज़ लोअर हो जाएगा। लेकिन अगर इसको क्या मिल रहा है? डेली अलाउंस मिल रहा है, तो दिस विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है क्या? याद हुआ? अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, जल्दी से बता दो, हम एम्बेसी वालों को बोल रहे हैं जो यहाँ के
गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और बाहर जाके सर्व कर रहे हैं तो उनको अलाउंसेस जो भी मिलेगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। अच्छा, कोर्ट के क्या है, क्या जज वगैरह, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, ठीक है। अच्छा, यूपीएससी के मेंबर्स हो गए और यूएनओ के अच्छा, इन दोनों में से किसी का एम्प्लॉय थे ना, देखना ज़रा। यूपीएससी के मेरे ख्याल से एम्प्लॉय थे, यूएनओ के मेंबर है, एम्प्लॉय है ना इसके, मतलब यूपीएससी के एम्प्लॉय है, मेंबर है, देखो मेंबर थे, देख लो एक बार, मैं वो कंफर्म करो। यूएनओ के एम्प्लॉय है ना, अच्छा उल्टा। अच्छा, यूपीएससी के क्या है अपने मेंबर हो गए और यूएनओ के क्या है एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये याद हो गए क्या, ये ज़्यादा देखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस ये अगर जैसे आगे इनके अलावा कुछ भी अगर पूछा है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, जैसे मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ठीक है क्या, ये जितने भी बोलेंगे। अच्छा, मैंने बोला था कि क्या चार्जर अलाउंस और बॉटल अलाउंस, माउस अलाउंस, सब टैक्सेबल हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक का हमारा लास्ट क्लास तक कंप्लीट हो गया था। यस और नो, ये याद हो गया पूरा। अब इसमें अच्छा, यहाँ पर कोई भारी चीज़ है क्या, सीधा अगर बोलेंगे कि अगर हमने कहा कि ये टैक्सेबल है तो यहाँ नहीं कि टैक्सेबल है तो सीधा अमाउंट इधर आ जाएगा, बोलो, बार लिखते रहेंगे, उसको ऐड करते रहेंगे, ये अलाउंस कितना अलाउंस है वो ऐड करते रहेंगे, अरे बोलो ना, ठीक है। अच्छा, कोई भी सीक्वेंस ऐसा नहीं है, बट एक काम करना, हमेशा अलाउंसेस को एक जगह लिख देना, ठीक है, और जो ऊपर वाला ये है ये अलग से कर देना, और बाकी जो परक्यूजिट्स वगैरह है वो अलग से लिख देना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी इसमें, ठीक है क्या। इसके साथ जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है ये आ गए ऊपर, और इसके साथ रिटायरमेंट बेनिफिट जितने भी रहेंगे वो लिख देना साथ में, नीचे अलाउंस आ जाएंगे और लास्ट में परक्यूजिट्स लिखना। तो ये फॉर्मेट अप्लाई करना आप, ऐसे नहीं कि अलाउंस लिखा आपने फिर नीचे बेसिक सैलरी लिख दिया, फिर मतलब वो थोड़ा सा ठीक है, आंसर सही आ जाएगा आपका, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट वाइज आपका अगर देखेंगे तो कोई अगर देखे प्रेजेंटेशन कुछ अच्छी नहीं लगती, फिर अलाउंसेस एक जगह लिखना, परक्यूजिट्स जितने भी रहेंगे वो एक जगह लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैंने मान लो कि बहुत सारी ऐसी परक्यूजिट्स आते हैं और दूसरे अलाउंसेस वगैरह आएंगे, इसके बाद टोटल कर देंगे तो ये क्या आती है, ग्रॉस टोटल सैलरी। ग्रॉस टोटल सैलरी में से 3 चीज़ें माइनस करने को मिलती है हमको, बता दो, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, ठीक है, 16(1)(a) था क्या, देखो जल्दी से इसको, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 16 की थी क्या, और फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस की थी, और तीसरा प्रोफेशनल टैक्स की थी। अच्छा, 16 ये 2 था क्या, ये कौन सा था, 16(3) था, ठीक है क्या, ये 16(3) था। अगर मैं बोलूँ ये सीधा कितना मिल जाएगा हमको, 50,000 का, यानी कि अगर हमारी सैलरी ही 45,000 की है तो कितना मिलेगा, 45,000 ही मिलेगा, 50,000 नहीं मिलेगा, ठीक है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन था। और बताओ जल्दी से इसमें, यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस, जल्दी बताओ जल्दी, 20%, यानी कि पहले तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जितना मिला वो ले लो, दूसरा 20% यानी कि 1/5 ऑफ हिज सैलरी, सैलरी में से क्या क्या नहीं लेना, परक्यूजिट नहीं लेना, अलाउंसेस नहीं लेने, बाकी सब सारा कुछ जोड़ दो। यानी कि अगर मैं बोलूँ ग्रॉस टोटल इनकम ले लो और इसमें से परक्यूजिट जितने भी आपने ऐड ऑन किए होंगे वो हटा दो, और जितने भी अलाउंसेस लिए होंगे वो हटा दो, उसका 20% और 5,000 रुपये। तीसरे में बोला था ना 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलने का, विच एवर इज़ लेस, और ये किसको मिलेगा, ओनली टू दी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है क्या, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसी को ही मिलने वाला है। अच्छा, अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस ऊपर टैक्सेबल था क्या, यहाँ पर, अरे बोलो ना, यहाँ पर तो हम ऐड करते हैं और फिर हम यहाँ से नीचे से उसको डिडक्शन दे देते हैं अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो फिर क्या करते हैं, टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, अगर प्रोफेशनल टैक्स अगर कुछ पे किया है तो यहाँ से डिडक्शन मिल जाएगा मेरे को, लेकिन अगर मेरा प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने पे किया होगा तो फिर पहले हम ऐड ऑन करेंगे ऊपर, अरे बोलो ना, ऊपर ऐड ऑन करेंगे ना, यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स करके, यानी पेड बाय एम्प्लॉय करके, पेड बाय एम्प्लॉयर करके उसको ऐड कर देंगे और फिर यहाँ से नीचे उसका डिडक्शन दे देंगे। और फिर इसके डिडक्शन के बाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो तो, इनकम अंडर दी हेड सैलरी। मुश्किल था क्या कुछ, सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में प्रोविजंस रहने चाहिए, बाकी सब आसान है, ठीक है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अच्छा, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। इस अलाउंस में हमने एक चीज़ छोड़ा हुआ था, HRA, नाम तो सुना होगा आपने, इसका नाम तो सुना होगा, हाउस रेंट अलाउंस। बाकी कौन नहीं आया अभी, कितना टाइम हो रहा है, 8:20, ठीक है क्या, देखो ये 8:20 सही टाइम है, करेक्ट है,
देखो सर, अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, HRA की बात कर रहे हैं। किसकी बात की हमने, बोलो बोलो, HRA, हाउस रेंटल। मतलब समझो पहले क्यों मिलता है ये। सबसे पहले एक होता है हमारा क्या, एम्प्लॉयर, एक होगा अपना एम्प्लॉय, एक होगा अपना एम्प्लॉय, एक होगा अपना एम्प्लॉयर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर बात करूं आपसे किस चीज़ की, कि अगर एम्प्लॉय ने दिया है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया है, HRA दिया है, यानी कि इसको बोला गया कि तू रेंट पर रहे। सबसे मेन बात, अगर वो रेंट पर रहता है और खर्चा होता है तो फिर उसको यहाँ पर क्या बोले, HRA का कुछ पोर्शन हम आपको एग्जम्प्ट करेंगे और कुछ पोर्शन आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है क्या, ये पार्शियली एग्जम्प्ट और पार्शियली एग्जम्प्ट वाले, पार्शियली एग्जम्प्ट और पार्शियली टैक्सेबल वाले पोर्शन में आता है ये वाला, यस और नो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने बोला कुछ पोर्शन एग्जम्प्ट होगा, कुछ पोर्शन टैक्सेबल होगा। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कितना पोर्शन, वो कह रहे हैं कि पहली बात तो एग्जम्पशन कब मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा कि आपने रेंट दिया, पे किया होना चाहिए। अगर आपने रेंट नहीं पे किया है तो आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। बात समझे या नहीं समझे? अगर आपने, हाँ खुद से पे कर लेगा तो क्या चीज़, नहीं एम्प्लॉय, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, मैंने कहा कि एम्प्लॉय वो होगी परक्यूजिट। अगर एम्प्लॉयर किसी और को खुद देता है, तुम नहीं दे रहे हो तो वो परक्यूजिट हो गया। ठीक है क्या, उसकी बात नहीं कर रहे अभी हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसा दिया है, अलाउंसेस मतलब पैसा दिया है रेंट पर रहने के लिए, और रेंट पर वो रहेगा और यहाँ पर उसको क्या देना पड़ेगा, वो बोलो ना, यहाँ पर रेंट देना पड़ेगा। तो रेंट हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, रेंट पेड होना चाहिए। ठीक है क्या, ओके क्या, अच्छा। और फिर उसके बाद यहाँ पर कितना रिसीव हुआ है, यानी HRA कितना मिला है, रिसीव। सबसे पहली बात, लिमिट्स में अगर मैं बात करूँ आपसे, HRA रिसीव तो पहले ही आ जाएगा, उससे ज़्यादा क्या एग्जम्पशन दे देंगे क्या, उससे ज़्यादा का एग्जम्पशन मिल जाए, जितना मिलेगा वही तो मैक्सिमम एग्जम्पशन होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं अगर आप रहते हैं कहाँ पर, बोलो, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में, तो सबसे पहला लिमिट क्या चीज़ आ जाएगा, एग्जम्पशन का। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन मिलती है इसको 1013A। 1013A में उसकी एग्जम्पशन मिलेगी आपको। और यहाँ पर क्या बोल दिया हमने, एक्चुअल HRA। देखो सेक्शन जो है हमारा कौन सा, जो आपकी बुक में दिया होगा, एग्जम्पशन का चैप्टर दिया हुआ है पूरा, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो उसमें क्या है, सेक्शन 10 की एग्जम्पशंस में बहुत सारे एग्जम्पशंस होंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, इसको डिवाइड कर रखा है हर एक चैप्टर में कि सेक्शन 10 में यहाँ पर इसकी एप्लीकेबिलिटी है, इसकी एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर है, यहाँ पर, ताकि कनेक्शन आपको अच्छे से पता लगे। बात समझे या नहीं समझे? चलो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना हुआ है, फिर इसमें से रेंट पेड माइनस 10% ऑफ हिज सैलरी का 10% आ जाएगा। और फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, बोल दो जल्दी से, कि 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। अब सैलरी में से यहाँ पर क्या बोला, 50% ऑफ सैलरी, मतलब जितना सैलरी होगा उसका 50%। लेकिन अदर सिटीज़ की अगर बात करें, ये तो क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ पर कॉस्ट ऑलरेडी ज़्यादा आती है या कम आती है, ज़्यादा आती है। तो हमें सैलरी के लिए, जो एग्जम्पशन के लिए हायर लिमिट मिलनी चाहिए या कम लिमिट मिलनी चाहिए, हायर लिमिट मिलनी चाहिए। लॉजिकल समझ में आ रहा है व्यू? अच्छा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर दूसरी सिटीज़ में कम होता है रेंट, तो यहाँ पर कितनी लिमिट मिलनी चाहिए, कम। तो यानी कि यहाँ पर सिंपल बिल्कुल सेम है सब कुछ, बस यहाँ पर किसके, अदर सिटीज़ को उनको छोड़कर क्या है, 40%। तो सबसे पहले क्या हो गया, HRA रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और फिर उसके बाद 50% अगर आ गया किसमें, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है क्या, मुंबई, दिल्ली, क्या याद करेंगे इसको, MDC के, क्या याद करेंगे इसको, MDC के। अगर MDC के में है तुम क्या बोलेंगे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। अगर MDC के में से कोई सिटी आ जाती है तो क्या बोल देंगे हम उसको, बोलो जल्दी। हाँ, तो इसमें से क्या बोलें, 50% वाला, वरना। अच्छा, अब यहाँ पर जो सैलरी ली गई है, सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA। क्या लेंगे, बेसिक ले लेंगे और DA ले लेंगे। DA वो भी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट पर, यानी कि जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट पर, DA बनेगा,
समझ में आ रहा है? कोई डीए होता है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर डाला गया है तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन करेगा वो सर्टेन परसेंटेज आपको ले लेना है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि डीए हो गया हमारा 5,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, और बट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए जो अपना है वो 60% है। कितना है? 60%। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5,000 का 60%, ठीक है क्या? वो क्वेश्चन में आपको देगा कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है क्या? और फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे? कमीशन। और वो कमीशन हमेशा कौन सा जोड़ेगा? एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। कमीशन दो तरीके की होती है, एक तो फिक्स परसेंटेज पे मिलती है कि टर्नओवर कितना है उसका एक फिक्स परसेंटेज मिल गई, और एक कमीशन अमाउंट में होती है। बात समझ में आ रहा है कि नॉर्मल मैंने एक अमाउंट में दे दिया, ये लो तुम्हारा ये कमीशन पकड़ो, ये नहीं, फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो टर्नओवर दिया होगा उसका एक फिक्स परसेंटेज निकाल लेना, उस पर आपको कमीशन निकल जाएगा। ओके क्या? यस और नो बोलो। चलो, सैलरी शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द ड्यू बेसिस, ठीक है क्या? ड्यू बेसिस फॉर द पीरियड फॉर विच द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइज रेंटेड एकोमोडेशन इन प्रीवियस ईयर एंड गेट्स एचआरए। यानी कि आपको रेंटेड प्रेमाइसेस को होल्ड करना पड़ेगा, यानी रेंट देना पड़ेगा, तभी और आपको एचआरए भी मिल रहा हो, तब जाके आप इसमें एग्जेम्पशन लेंगे, ठीक है। अच्छा, एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल इफ एम्प्लॉय लिव्स इन ओन हाउस। खुद के घर में रहता है तो एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? नहीं। अच्छा, और इन दी हाउस इन विच इट डज नॉट पे एनी रेंट, रेंट देना होना चाहिए, ठीक है क्या? अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करें 50% 40% की जो सैलरी जो एग्जेम्पशन मिल रहा है 50% और 40%, एमडीसीके के लिए क्या मिल रहा है आपको? 50%, और बाकियों के लिए क्या मिल रहा है आपको? 40% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिल रहा है। अच्छा, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि मान लो बंदा कहाँ पे है? हरियाणा में रहता हरियाणा में है, और यहाँ पर आकर जॉब कर रहा है दिल्ली में आकर जॉब करता है, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि जॉब दिल्ली में कर रहा है तो दिल्ली में ही रेंटेड प्लेस होना चाहिए उसके पास, वो रह सकता है कहाँ पे? हरियाणा में भी। समझे या नहीं समझे? तो यानी कि अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बट प्लेस वेयर हाउस इज सिचुएटेड इज इम्पोर्टेंट। मतलब क्या है? अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें से कि एमडीसीके में उसका घर होना चाहिए या उसकी जॉब होनी चाहिए? घर होना चाहिए। अगर जहाँ रह रहा है, जहाँ वो रेंट दे रहा है, वो एमडीसीके में है तो 50%, बेशक उसकी जॉब इस अदर सिटीज़ में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको 50% मिलेगा। बात समझे या नहीं समझे? और लेकिन अगर उसकी जॉब वो उसका घर जो है वो यहाँ पर अदर सिटीज़ में है तो कितना मिल जाएगा? 40% डिडक्शन। अच्छा, डिडक्शन फ्रॉम एचआरए डिपेंड्स ऑन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एंड अमाउंट ऑफ एचआरए। ये तो बताइए, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई ऊपर के चीज़ें देख के। इफ़ देर इज़ एनी चेंज इन हाउस रेंट अलाउंस, चेंज हो जाता है अगर कुछ भी, या फिर रेंट पेड में चेंज आता है, रेंट बढ़ गया या हाउस रेंट अलाउंस ज़्यादा मिल गया, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट, सैलरी और प्लेस ऑफ पोस्टिंग ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आपने घर भी चेंज कर दिया मान लो, तो भी क्या चीज़ हो जाएगा? तो सेपरेट कैलकुलेशन फॉर ईच रेंज के लिए निकाला जाएगा। ये लास्ट वाला समझ में आया या नहीं आया? सर नहीं आया। आओ। सबसे बढ़िया होता है एचआरए आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने को। और एचआरए आप क्लेम करेंगे जब आप सैलरी एम्प्लॉय हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो आप एचआरए के ध्यान रखेंगे ही रखेंगे हमेशा, ठीक है क्या? तो यानी कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एचआरए, ठीक है क्या? एचआरए में से अगर मैं बोल रहा हूँ, लिखो कॉपी पे, बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ। अच्छा, फीस उसको मिली है 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ की है फीस। कितनी है? 20,000 रुपीज़। कमीशन, फिक्स परसेंटेज, कमीशन भी दो तरीके की, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है 30,000 रुपीज़, और या 3 लाख रुपीज़ लिख दो इसको, नहीं 30,000 ठीक है, 30,000। और आपका हो गया फिक्स्ड, आ गया फिक्स कमीशन आ गया 20,000 रुपये, ठीक है। अब आपको मिल रहा है यहाँ पर एचआरए मिल रहा है 50,000 छोड़ो, ज़्यादा हो गया, 10,000 पर मंथ, ठीक है क्या? इसको एक काम करो, इसको ले लो 50,000 पर मंथ। तो परसेंटेज हो गया
क्या है, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। और ये है फिक्स कमीशन आ गया, HRA आ गया तुम्हारा इतना, और DA आ गया आपका, DA आ जाएगा 20% ऑफ बेसिक सैलरी एंड HRA है 10,000 सैलरी की अगर मैं बात करूं आपसे, सैलरी की बात करें तो नहीं अच्छा हाँ सैलरी होगी 20% ऑफ बेसिक एंड 50% विल बी पार्ट ऑफ सैलरी, या फिर फॉर रिटायरमेंट अनकम्फर्टेबल हो रहा है लेकिन फॉर पार्ट ऑफ दी सैलरी। ये क्यों लिखा हुआ पता लग रहा है, यस किस लिए? तो यहाँ हम DA कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पहले ये 20% निकालेंगे, उतना DA निकल जाएगा टोटल, उसके बाद इसका 50%। चलो ग्रेट है, पार्ट ऑफ, फिर मैं दे दूँ फिर तुम लोगों को करने के लिए? यस सर। 50% विल बी, हाँ 50% विल बी द पार्ट ऑफ सैलरी। और फिर उसके बाद आ जाएगा अपना 50% विल बी द पार्ट ऑफ सैलरी। और फिर कहाँ आ गए अपन, ये हो गया अपना, ये हो गया, 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 और कुछ, या फिर हम बोल सकते हैं इसको रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है क्या? या फिर क्या बोल सकते हैं अपन लोग इसका, रिटायरमेंट बेनिफिट। अब DA तक हो गया ना, बस इतना ही ठीक है। और क्या कुछ बच गया क्या? हाँ अलाउंस लिख लो। अलाउंस तो काम ही नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला है, चिल्ड्रन एजुकेशन मिला है, ये मिला है आपको 500 रुपीज़ पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हॉस्टल अलाउंस, चल नहीं हॉस्टल छोड़ो अभी, इसको लिखते हैं हम, इसकी जगह लिखो ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हो गया एक, इसमें हो गया नहीं समझ ट्रैवलिंग अलाउंस लिखो। ओह माय गॉड, देना यार, ट्रैवलिंग अलाउंस लिखो। तो बस इसमें HRA निकालना है ना ट्रैवलिंग अलाउंस लिखो। सर, कैलकुलेट क्या करना है इसमें, बस HRA कैसे कैलकुलेट करना है? बता रहा हूँ क्या कैलकुलेट करना, रुक तो जाओ 2 मिनट, हैं मैं करके दिखा दूँ। चलो ट्रैवलिंग अलाउंस लिख दो। ट्रैवलिंग अलाउंस इसमें लिखो 3,000 रुपये, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है आपका 2,000 रुपये का, ठीक है क्या? अब समझे इसको क्या करना है? अच्छा यहाँ पर लिख दो, बस बहुत हो गया। कैलकुलेट
इनकम अंडर दी हेड ऐसे ही खेल रहे हैं। सैलरी। ठीक है क्या? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, करें? ये सर 50% एनुअल है ना, हाँ। एनुअल सैलरी का 20% है ना। हाँ, मतलब 20% ऑफ एनुअल सैलरी। अब सैलरी तो हम पूरा पूरा लेंगे ना, पहले ये वाला कर ही लेते हैं, साथ साथ करेंगे। ठीक है, इसको साथ साथ करेंगे। आओ आओ आओ। इसको एक काम करें, एक और लेके आया जाए। वन है? नहीं नहीं, और कुछ नहीं ऐड करना है। मेरे पास शीट कम पड़ गई थी, मेरे को इधर उधर करना पड़ेगा। चलो देखो यार, सबसे पहले क्या है, लिखो यहाँ पर कंपटीशन ऑफ सैलरी अंडर दी हेड, अच्छा इनकम अंडर दी हेड सैलरी, इनकम अंडर दी हेड सैलरी। क्या लिखेंगे? इनकम अंडर दी हेड